आज हम सीखेंगे वहन के बारे में। जीव के शरीर में विभिन्न पदार्थों का वहन करने का प्रक्रम वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संपन्न होता है। चलिए पहले पादपों यानी प्लांट्स के वहन तंत्र की बात करें। पादपों में पदार्थों के परिवहन का कार्य संवहन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन और अन्य पदार्थों का वहन करता है। चलिए अब देखते हैं कि जाइलम द्वारा जल का वहन कैसे होता है। जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं यानी ट्रकियट्स और वाहनिकाएं यानी वेसल्स जाइलम ऊतक में मिलकर जल संवहन वाहिकाओं यानी वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का एक सतत जाल बनाती है। यह जाल पादप के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जाइलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है जो जल और खनिज का वहन आयन के रूप में करती हैं। मृदा यानी सॉइल में से जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप से आयन अवशोषित करती है। इससे जड़ और मृदा के बीच आयन सांद्रण यानी आयन कॉन्सेंट्रेशन में अंतर निर्मित होता है। यह अंतर समाप्त करने के लिए जल मृदा से जड़ों में आता है और जाइलम में प्रवेश करता है। अनवरत गति यानी स्टेडी मूवमेंट से जाइलम में जल आने से इसमें जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो ऊपर की ओर धकेला जाता है। जड़ों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित वह दाब जिससे जल जाइलम वाहिनिका में कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाता है, मूल दाब यानी रूट प्रेशर कहलाता है। इसी तरह पादप के वायवीय भागों यानी एरियल पार्ट से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस वाष्पन यानी इवेपोरेशन से चूषण यानी सक्शन का निर्माण होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इससे जल ऊपर की ओर खींचा जाता है और पादप के सभी भागों तक पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादप के ताप को भी नियमित करता है। पादपों को जल की तरह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में निर्मित विलय उत्पादों, अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का वहन करना भी महत्वपूर्ण होता है। यह वहन कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहलाता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स और साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स होती हैं। विलय उत्पादों का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं में होता है, जिसके लिए संलग्न साथी कोशिकाएं सहायता करती है। साथी कोशिकाएं में एटीपी नामक ऊर्जा अणु होता है, जिससे पादप में भोजन का वहन सक्रिय रूप से होता है। पत्तियों में निर्मित विलय उत्पाद एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उपयोग से फ्लोएम में आते हैं, जिससे फ्लोएम में विलय उत्पादों का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इससे जाइलम और फ्लोएम के बीच परासरण अंतर यानी ऑस्मोटिक डिफरेंस का निर्माण होता है। यह अंतर कम करने के लिए जल जाइलम से फ्लोएम में आता है। इससे फ्लोएम में परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। जल और विलय उत्पाद अधिक परासरण दाब से कम परासरण दाब की ओर स्थानांतरित होते हैं और विभिन्न स्थानों जैसे भंडारण अंग, फल, कलिकाएं यानी बड्स इत्यादि तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे, फ्लोएम ऊपरी मुखी यानी अपवर्ड और अधोमुखी यानी डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में वहन करता है, जबकि जाइलम केवल ऊपरी मुखी दिशा में वहन करता है। मनुष्य में वहन का कार्य रुधिर यानी ब्लड द्वारा संपन्न होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स से बना होता है। प्लाज्मा विलीन रूप यानी डिसॉल्व फॉर्म में पाचित भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है तथा लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑक्सीजन का वहन करती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न नलियों का विस्तृत जाल है जिनसे रुधिर प्रवाहित होता है। इन्हें हम रुधिर वाहिकाएं
यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं के 3 प्रकार हैं, धमनियां यानी आर्टरीज, शिराएं यानी वेन्स और केशिकाएं यानी कैपिलरीज। धमनियां यानी आर्टरीज ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। हृदय द्वारा पंप किए जाने के कारण धमनियों में रुधिर उच्च दाब से प्रवाहित होता है। धमनियां उच्च दाब सहन कर पाए इसलिए इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। प्रत्येक धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। इससे रुधिर और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय आसानी से हो पाता है। केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं यानी वेन्स बनाती है, जो विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। शिराओं की भित्ति पतली होती है तथा इनमें वाल्व होते हैं ताकि रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे। हृदय एक पेशीय अंग है जो रुधिर को वाहिकाओं में पंप करता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से रोकने के लिए मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी चेम्बर्स में विभाजित होता है। ऊपरी 2 कोष्ठ अलिंद यानी ऑरिकल तथा निचले 2 कोष्ठ निलय यानी वेंट्रिकल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कि हृदय रुधिर को कैसे पंप करता है। जब दोनों अलिंद शिथिल यानी रिलैक्स होते हैं और दोनों निलय संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनित रुधिर बाय अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में लाती है। शरीर के अंगों से महाशिरा यानी वेना कावा विऑक्सीजनित रुधिर दाय अलिंद यानी राइट एट्रियम में लाती है। बाय निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में स्थित ऑक्सीजनित रुधिर को महाधमनी यानी एओर्टा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। इसी तरह दाएं निलय यानी राइट वेंट्रिकल में स्थित विऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस तक ले जाती है। अलिंद और निलय के बीच वाल्व होती है जो रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से रोकती है। जब दोनों अलिंद संकुचित होते हैं और दोनों निलय शिथिल होते हैं, तब अलिंद और निलय के बीच वाल्व खुल जाती है, जिससे बाय अलिंद से ऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण बाय निलय में होता है और दाय अलिंद से विऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण दाय निलय में होता है। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को पूरे शरीर पंप करता है, इसलिए निलय की पेशीय भित्ति अलिंद की भित्ति से मोटी होती है। हृदय से शरीर के सभी ऊतकों में और शरीर के सभी ऊतकों से हृदय में रुधिर की निरंतर गति को हम परिसंचरण यानी सर्कुलेशन कहते हैं। चूंकि परिसंचरण के प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसलिए यह दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन कहलाता है। पक्षी और स्तनधारी यानी मैमल्स जंतुओं में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ऑक्सीजनित होने के लिए रुधिर हृदय से क्लोम यानी गिल्स में पहुंचाया जाता है तथा क्लोम से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार मछलियों में परिसंचरण के प्रत्येक चक्र में रुधिर 1 बार हृदय में जाता है। इसे हम एकल परिसंचरण यानी सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। जल स्थलचर यानी एम्फिबियंस और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। इसी कारण इनमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजनित रुधिर में विऑक्सीजनित रुधिर मिलता है। रुधिर में उपस्थित कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और कोशिकाएं केशिकाओं की भित्ति के छिद्रों से निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आते हैं, जिसे लसिका यानी लिम्फ कहते हैं। लसिका प्लाज्मा के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और ये रंगहीन यानी कलरलेस होता है। लसिका पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित वसा यानी फैट्स का वहन करता है और यह अतिरिक्त तरल यानी
एक्सेस फ्लूइड को बाह्य कोशिकीय अवकाश यानी एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस से रुधिर में लाता है। लसिका ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में जाता है। लसिका केशिकाएं मिलकर लसिका वाहिका बनाती है जो शिरा में खुलती है। जब हमें चोट लगती है तब हमारे शरीर से रक्तस्राव रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनाती है और रक्तस्राव होने से रोकती है। तो आज हमने सीखा वहन के बारे में।